नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेश। स्वागत है आपका कहानियों के विशालगढ़ में, जहां आपको हॉरर, मिस्ट्री, एडवेंचर, सुपर हीरोज़ की कई कहानियों के थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों, क्या हो अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आपकी मौत का दिन, दिनांक, महीना और वर्ष आपसे बताकर चला जाए? तो चलिए बढ़ते हैं कुछ ऐसी ही कहानी के ऊपर। सोहन लाल आज 50 वर्ष का हो चुका है। आज उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं। ईश्वर की दया से उसके 2 बेटे थे जो उसके आशा के विपरीत कपूरता निकले। बिल्कुल राम और लक्ष्मण की जोड़ी। बड़े बेटे का ब्याह उसने इतने धूमधाम से किया, सारे गांव को ही दुल्हन की जैसा सजा दिया गया। सरकारी अफसर बेटे के भाग्य में सौभाग्यवती बहू ने प्रवेश कर घर में लक्ष्मी का रिक्त स्थान भी भर दिया था। घर में मौजूद स्त्री घर की मर्यादा को बांध कर रखती है। सोहन लाल की प्रियतमा का देहांत हुए अब 20 वर्ष हो चुके थे। वह देवी सोहन लाल के अति करीब थी कि उसने दूसरा ब्याह तक नहीं रचाया। खैर, आज उसे एक बार फिर पहले की ही भांति दोनों वक्त की चाय, नाश्ता और भोजन उसके समीप मिल जाता। जो केवल उसकी एकमात्र चिंता का कारण था वह था उसका छोटा बेटा। वह ऐसी उम्र में था जहां जीवन की राह से भटकने में और सही पथ पर चलने में कोई अंतर मालूम न होता। 20-22 साल की उम्र में गांव के लौंडों के साथ भाई की बुलेट गड़गड़ाते जब भी वह कहीं बड़े बुजुर्गों के समीप से निकलता तो सभी उसका नाम धरते थे। सोहन लाल को यह भय था कि कहीं उसकी यह औलाद उसकी बनी बनाई हुई मान प्रतिष्ठा पर कलंक न लगा दे। हालांकि राज को अपने बाप सोहन लाल से बहुत लगाव था। वह उनकी हर आज्ञा को अपना कर्तव्य मान उसे पूरा करता। बस उसकी संगत ही गलत है, ऐसा सोहन लाल का मानना था, जो कि बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियों का बोझ वह सह लेगा। आज भले ही सोहन लाल उसारी में बैठे खुशी के हुक्के गुड़गुड़ाता रहे, मगर उसका जीवन हमेशा से ही इतना खुशनसीब नहीं रहा। उसे आज भी याद है वह दिन जब प्रदेश में अकाल पड़ा था। लोग भुखमरी के शिकार हो रहे थे। बहुतायतों ने आत्महत्या कर इस भयानक संघर्ष से मुक्ति पा ली थी, जिसमें सोहन लाल के माता पिता भी शामिल थे। 16 साल का अनाथ सोहन इधर उधर भटकते किसी तरह जीवन जीता रहा। जब अकाल खत्म हुआ तो सरकार ने सभी जीवित प्राणियों को मुआवजा बांटा, पर संघर्ष की मार झेलता सोहन उससे भी वंचित रह गया। छग्गल लाल के समोसे की दुकान पर उसने 5 वर्ष काम किया था और कुछ धन इकट्ठे किए और अपनी विरासत में मिली जमीन पर खेती करना शुरू की। मगर उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। गांव में बसंत पंचमी का मेला लगा हुआ था। सोहन वहां घूमने गया। स्वादिष्ट पकवानों को केवल देख और सूंघ कर ही वह अपना पेट भर लेता। घूमते घूमते वह एक कोने में पहुंचा जहां मेज पर बैठे साधु वेश में एक बाबा लोगों का भविष्य बता रहा था। भूत की मार से परेशान सोहन ने अपने एक सिक्के को भविष्य में निवेश करना उचित समझा। उस बाबा ने सोहन के हाथ को परखना शुरू किया तो मानो उसकी सारी गणना ही खत्म होने को आई। अलग अलग यंत्रों से उसने कई बार सोहन के हाथों का परीक्षण किया और आखिरकार बोला, बेटा, तुम्हारी जीवन रेखा अधिक लंबी नहीं है। सोहन घबराकर उस बाबा के पास से अपना हाथ झिटकार कर दूर कर लिया। आसपास खड़े लोग भी दंग थे और कई तरह की सलाह दे रहे थे। बेटा, तुम अभी जवान हो, कहाँ इन चक्करों में पड़ते हो? तो कोई कहता, इस बाबा की बताई एक एक बात सच साबित होती है। एक आदमी ने तो यहाँ तक कि बताया कि उसके पड़वे की अंतिम तारीख उन्हीं बाबा ने बताई, जो कि बिल्कुल सही थी। चारों ओर से उमड़ती हुई प्रतिक्रियाएं सोहन को विचलित कर रही थी। बाबा ने सोहन को वह सिक्का भी लौटा दिया। इस भयावह अनुभव के बाद वही पकवान जो उसके मुंह में पानी घोल रहे थे वह जहर के समान घुलने लगे। जब वह मेला आया था तब उसकी जेब में जितनी संपत्ति थी उतनी ही संपत्ति उसके पास अभी भी है, परंतु बिना खर्च किए उसने उस मेले से एक ऐसी चीज़ खरीद लाई थी जो उसे हर पल घुट घुट कर जीने को मजबूर कर रही थी। आज जब वह उसी गांव में बैठा अपने इतने वर्षों का संघर्ष, खेतों में लहलहाती फसलों को देखता तो उसका जी सूख जाता। अब तो महज उसके पास 2 वर्षों का ही समय था। बाबा की भविष्यवाणी के अनुसार उसने अपने छप्पर की दीवार के ऊपर अपनी मौत की तारीख गोद दी थी, मानो अपनी मौत का इंतजार कर रहा हो।
एक दिन, 2 दिन, ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत गया। उसने अपने घर से बाहर कदम ना रखा। एक दिन भी घर के अंदर काटना मुश्किल हो चुका था। जितनी भी बची कुची संपत्ति जायदाद उसके पास थी, उसकी मौत के बाद गांव के जमींदार उसे हथिया लेंगे। इसलिए उसने सोचा कि जितने भी दिन उसके जीवन में अभी बचे हैं, क्यों ना उसे रईसी से बिताया जाए और दुनिया देखी जाए। अगले ही दिन उसने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर शहर देखने निकल पड़ा। इन 2 वर्षों में वह जितना हो सके उतनी दुनिया देख लेना चाहता था। महानगरों की ऊंची ऊंची इमारतें देख वह दंग था। अलग प्रदेश की अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग लोग, अलग खाना, अलग अनुभव, यह सब मरने से पहले वह अपने अंदर सहेज कर रखना चाहता था। एक रोज वह जगन्नाथपुरी जा पहुंचा। प्रसाद खाने वालों की भीड़ में वह भी प्रसाद पाने की जद्दोजहद में जुट गया। पेट भर प्रसाद खाने के बाद वह कहीं स्थल के चौरे पे लेट रहा। चोर उचक्कों से सावधान वह हमेशा आधी नींद सोता। जगह जगह घूमने के कारण उसने कई तरह के लोग देखे। कुछ ने उसे ठगा तो कई जगह उसे सम्मान मिला। बड़े बड़े स्थलों में घूमते फिरने के कारण वह कई दिनों तक साधु संत लोगों के पास उठता बैठता। उसका कई बार मन किया कि वह एक बार और अपना हाथ किसी बड़े भविष्यवक्ता को दिखाए, मगर दूसरी बार स्तब्ध होने की उसकी हिम्मत न हुई। एक बार ऐसे ही किसी देवभूमि पर बड़ी दूर से हू हू करती आवाज़ सोहन को आकर्षित किया। देखा तो वह पास के अखाड़े में मल्ल युद्ध चालू था। भीरू नाम का चहुं ओर जाप हो रहा था। सोहन ने शायद ही कभी अखाड़े को देखा था। सोहन ने शायद ही कभी अखाड़े का खेल देखा था, मगर देखने वालों की संख्या और उच्च स्वर में हो रही किसी भीरू की उत्साहदेही देख सोहन खुद को रोक नहीं पाया और दर्शकों में शामिल हो गया। मगर अखाड़े में उसने जो देखा वह स्तब्ध करने वाला था। वहाँ एक 60 साल का दुबला मगर सुडौल फिर भी आखिर बूढ़ा व्यक्ति 25 से 30 साल के एक भरे तगड़े नौजवान के साथ 2-2 हाथ कर रहा था। उसने अपने बगल में खड़े उत्साहवर्धित आत्मविभोर व्यक्ति से पूछा, ये भीरू पक्का उस बुढ़ऊ को चित कर देगा, क्यों भाया? मगर भाया ने उसे अपनी तीखी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम कहीं बाहर के प्रतीत होते हो, क्यों मान्यवर? सोहन भौचक्का खड़ा रहा। पूछा, आपको कैसे पता? उस व्यक्ति ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जिस व्यक्ति को भीरू पहलवान का पता ना हो उसका पता लगाना कोई कठिनाई नहीं। वो बूढ़ा जिसे तुम हराने की बात करते हो वही भीरू पहलवान है, जिसे 30 वर्षों तक कोई माई का लाल चित नहीं कर पाया है। अपराजित है वो, और आसपास के प्रदेशों में बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम है। कमबख्त ये बीमारी ना होती तो भीरू पहलवान बुढ़ापे के अंत में भी एकाध पहलवानों को चित्त कर देते। बीमारी? कैसी बीमारी? सोहन ने पूछा। अरे भाया, सुनने में आया है कि भीरू पहलवान को कोई लाइलाज बीमारी है। तेजू डॉक्टर के यहाँ कई बार देखा गया है भीरू को। अब चाहने वालों से कुछ छुपाई पड़ता है क्या? सोहन भौचक्का हो कुश्ती का खेल देखता रहा और कुछ ही देर में अखाड़ा भीरू भीरू के नामोच्चारण से गूंज उठा। देर शाम भीरू जब हाथ मुंह धो रहा था तभी सोहन वहां आ पहुंचा। कुछ सवाल उसके जहन को कचोट रहे थे। कहो युवक, किस आशा से आए हो? भीरू ने पूछा। सुना है आपको कोई लाइलाज बीमारी है, तो तुम मुझे यह बताने के लिए आए हो युवक? नहीं, सोहन ने कहा, मैं बस यह जानने आया हूँ कि इस उम्र में लाइलाज बीमारी के होते हुए भी आप हर रोज कुश्ती कैसे कर पाते हैं? भीरू मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मैं यही करता आ रहा हूँ मान्यवर। यही खेल मेरे मरने के बाद मुझे अमर बना देगा। रही बात मेरी बीमारी की, तो मैं कैंसर के आखिरी पड़ाव पर हूँ। वर्ष से अधिक जी नहीं पाऊंगा। सोहन को बात अभी भी समझ नहीं आई। बोला, अगर आपके पास इतना ही कम समय बचा है तो आप यह कुछ कीमती महीने अपने परिवार को क्यों नहीं दे देते? तुम्हारी वेशभूषा से तो तुम परदेसी मालूम होते हो युवक। अकस्मात मेरे द्वार आकर मुझसे इतने सवाल करने के पीछे क्या आशा है तुम्हारा? उस वृद्ध भीरू ने कहा। सोहन किसी गहरे ख्याल में खोकर एक जगह सिर झुकाकर बैठ गया और अपना सारा जीवन वृत्तांत उस वृद्ध भीरू पहलवान को कह सुनाया, जिसे सुनते ही पहलवान जोर जोर से हंसने लगा। बोला, तो तुम किसी मेले में बैठे बाबा के इतने दिन पूर्व की गई भविष्यवाणी से परेशान हो? सोहन कुछ देर उन्हें एकटक निहारता रहा। बोला, जी, और लोग कहते हैं कि उस बाबा की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। भीरू बोला, तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा सोहन।
जो किसी ऐसी भविष्यवाणी पर विश्वास कर ले। अरे मैं तो कहता हूँ, अगर तुम्हारी मृत्यु की तारीख भी करीब है तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए युवक। सोहन यह सुन आश्चर्य में था। परंतु कैसे? उसने पूछा। अगर किसी को उसकी मृत्यु की तारीख पता हो तो वह कैसे खुश रह सकता? क्या मैं तुम्हें खुश नहीं दिखाई देता युवक? उस वृद्ध पहलवान ने सोहन से कहा। सोहन चुप होकर रह गया। देखो युवक, इस संसार में हर व्यक्ति यह जानते हुए भी कि उसे एक दिन मर जाना है, फिर भी वह ऐसे जीता है मानो वह अमर हो। तुम अपने आने वाले वर्ष में अपनी होने वाली मृत्यु से परेशान हो, जबकि मृत्यु तो केवल एक ही दिन आने वाली है युवक। अरे मैं तो हर दिन यह मानकर चलता हूँ कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है, अतः मैं हर रोज वही कार्य करता हूँ जो मुझे अंतिम दिन करना चाहिए। अपना हर कर्तव्य निभाकर जब हर रात मैं जीवित होने का जश्न मनाता हूँ, फिर भी नींद में ही मुझे मृत्यु आ भी जाए तो भी मुझे उसका भय नहीं। क्या तुम अपना हर आखिरी दिन मानकर जीते हो युवक? यह सवाल ले सोहन वापस लौट गया। एक दो दिन वह इन्हीं ख्यालों के साथ सोता जीता रहा और आखिर किसी बड़े शहर में छोटा मोटा काम शुरू कर दिया और महज कुछ ही महीनों में थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर वापस अपने गांव लौट गया, जहां उसने अपनी ज़मीन खरीदी। सारा पैसा खेती में निवेश किया और वहां से भी उसने काफ़ी पैसा कमाया और अपना हर दिन इस जद्दोजहद में बिताता कि कहीं उसकी ज़िंदगी का कोई आखिरी दिन ही ना हो। सूरज चढ़ता गया, दिन बीतते गए। उसने अपने दम पर अपनी बहुत बड़ी संपत्ति जुटा ली थी और आखिरकार वह तारीख आ ही गई जिस दिनांक को उसने एक दीवार पर कुरेद कर रखा था। उस दिन को भी उसने बाकी के दिनों की तरह ही जिया और शाम ढलते ही वह अपनी खटिया में आंखें बंद कर लेट रहा। वह खुश था, वह संतुष्ट था, उसे अब मौत से भय नहीं था। अगले दिन जब सूरज निकला तो सोहन अपनी खटिया में बेसुध चित्त पड़ा हुआ था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो एक सुनहरी सुबह उसके जीवन में चार चांद लगा रही थी। वह अब भी जीवित है। उसे इस बात की खुशी तो हुई, मगर उसके नित्य कर्तव्य उसे अभी भी बुढ़ा रहे थे। अब अपना हर दिन जीना सीख चुका था। हर दिन के खत्म होते ही वह भीरू पहलवान को जरूर याद करता। कुछ वर्ष और बीते और सोहन का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। देखते ही देखते उसने एक हवेली खड़ी कर दी थी और ढेर सारी जमीन जायदाद का मालिक बन चुका था। एक दिन अनावेश ही उसके दिल में भीरू पहलवान को मिलने और उसे धन्यवाद करने की बड़ी इच्छा हुई। कारबार से समय निकालकर आखिर जब वह भीरू पहलवान से मिलने दूसरे प्रदेश पहुंचा और देखा तो भीरू पहलवान के घर ताला लगा हुआ था। सोहन पास के अखाड़े में हो रही कुश्ती के बीच ढूंढती नजरों से भीरू को तलाशने लगा। एक बड़ी सी तख्ती पर आकर उसकी नजर रुक गई, जिस पर भीरू पहलवान का एक बड़ा सा चित्र लगा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था, दिवंगत भीरू जी पहलवान की याद में। सोहन मुस्कुराकर वहां से लौट गए। तो यह थी दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट पर जरूर लिखिएगा। सफर और रोमांच से भरपूर 4 ब्राह्मण पुत्रों की कथा तमनाशक सुनने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिएगा और एक सुपर हीरो की सुपरहिट ओरिजिन स्टोरी सुनने के लिए नीचे वाली वीडियो। कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं वापस आऊँगा कुछ और मज़ेदार कहानियाँ लेकर।